हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 2 के तहत अध्ययन कर रहे हैं मुगल कालीन साम्राज्य का, और इसके अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं अकबर के बारे में, महान सम्राट अकबर के बारे में। बच्चों, हमने देखा कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजित होने के बाद बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। बाबर के बाद जो अगले मुगल शासक बनते हैं वो होते हैं उनके पुत्र हुमायूं। और हमने हुमायूं के दौरान अध्ययन किया कि कुछ समय के लिए अफगानियों के पास यानी सूर साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है, और कुछ समय के लिए जो मुगल सत्ता होती है वो दिल्ली से दूर हो जाती है। लेकिन हुमायूं के द्वारा दिल्ली में वापस से अपने शासन की स्थापना की जाती है और मुगल कालीन शासन पुनः प्रारंभ हो जाता है। ये जानकारी भी हमने हमारी पिछली क्लास में प्राप्त की थी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वो वीडियो जाकर आपको दोबारा से देखना है। तो हुमायूं के शासनकाल के बाद जो अगले भारत के शासक बनते हैं वो होते हैं महान सम्राट अकबर। अकबर, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्गों का भरपूर प्यार मिला, और जिन्होंने न केवल अपने साम्राज्य में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करवाए बल्कि धार्मिक समरसता की मिसाल भी कायम की। तो चलिए सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं सम्राट अकबर का परिचय, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि हुमायूं को शेरशाह सूरी, जो कि एक अफ़गान सरदार होते हैं, उनके द्वारा कड़ी चुनौती मिलती है, और कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाता है, और लगभग 15 साल तक हुमायूं भारत के बाहर ही भटकते रहते हैं। ठीक है, और 1540 में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजित होने के बाद दिल्ली में सूर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब हुमायूं क्या करता है, भारत के बाहर इधर उधर शरण प्राप्त करता है। तो हमने देखा कि अपने निर्वासन काल के दौरान ही उसकी जो विवाह होता है हमीदा बानो बेगम के साथ, और फिर 1542 ईस्वी में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और अकबर का जन्म होता है। तो अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं, और माता का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म होता है अमरकोट के किले में, और ये अमरकोट का किला कहाँ पर स्थित था, वर्तमान पाकिस्तान में यह स्थित था। पाकिस्तान जो कि सिंध प्रांत था, वहाँ पर यह किला स्थित था। और राणा वीर साल, जिन्होंने किसको शरण दे रखी थी, हुमायूं को कुछ समय के लिए शरण दी थी, उनके महल में अकबर का जन्म होता है। तो प्यारे बच्चों, जन्म लेने के बाद अकबर की परवरिश होती है, और अकबर को राज सिंहासन मिलता है बहुत ही कम उम्र में, मात्र 13 साल की उम्र में उनको राज सिंहासन प्राप्त हो जाता है। राज मुकुट की समस्त जिम्मेदारियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि हमने देखा कि हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। दीनपना में स्थित जो उनका पुस्तकालय था शेरे मंडल, उससे गिर करके आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1556 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद कलानौर में ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खां के द्वारा क्या किया जाता है, बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि कलानौर में ही उनका राज्याभिषेक क्यों किया गया। कलानौर में इसलिए किया गया कि उस वक्त जो शहजादा अकबर था वो कलानौर में अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत था। ठीक है, तो वहीं पर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है हुमायूं के निधन की, बैरम खां के द्वारा उनका क्या कर दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। अब चूंकि अकबर छोटे थे, आयु उनकी बहुत कम थी, इसलिए उनके संरक्षक नियुक्त होते हैं बैरम खां। ठीक है, तो लगभग 1556 से लेकर 1560 साल तक बैरम खां के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। आगे जाकर के जब अकबर सिंहासन सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, वास्तविक रूप से खुद शासन करने लग जाते हैं, उस वक्त ये क्या करते हैं, ये बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त करते हैं और उनको खाना की उपाधि प्रदान करते हैं। तो बच्चों, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर किसके संरक्षण में कार्य करते हैं, बैरम खां के संरक्षण में कार्य करते हैं। उसके बाद जो उनकी धात्री माँ थी, धाय माँ थी महम अनंगा, तो महम अनंगा का शासन पर प्रभाव रहता है, और
ये जो समय अवधि थी 1560 से लेकर 1562 की समय अवधि, इसको पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुहिम अनंगा जो इस समय अपना प्रभाव रखती थी। तो ये पेटीकोट सरकार कुछ समय के लिए कहाँ चलता है, दिल्ली में या मुगलकालीन शासन में चलता है। उसके बाद क्या होता है, अकबर का जो महत्वपूर्ण युद्ध है अकबर के मतलब अकबर के पूरे शासनकाल का, वो युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के प्रथम के युद्ध के द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना की गई और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ मुगल सेना के बीच में और किसके बीच में, हेमू के बीच में। बच्चों, अकबर ने जैसे ही सिंहासन प्राप्त किया, उनको सबसे पहली चुनौती क्या नज़र आई, अफ़गानियों की। और उन्होंने ये बहुत पहले ही आभास कर लिया कि जब तक अफ़गानियों को परास्त नहीं किया जाएगा, वो आराम से अपना शासन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अफ़गानियों की जो चुनौती मिलती है, उसका वो सामना करते हैं। होता क्या है कि हेमू, जो कि सूर वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के योग्य सेनापति होते हैं, हालांकि वो जन्मे हिंदू परिवार में ही थे, लेकिन अफ़गानी सेनापति के रूप में वो क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। तो अफ़गानी सेनापति हेमू के द्वारा अकबर के समक्ष चुनौती उपस्थित की जाती है। जब अकबर अपने पश्चिम के अभियानों में व्यस्त थे, तो हेमू के द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में अफ़गान सेना और मुगल सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने हो जाती हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1556 ईस्वी में, और इस युद्ध का परिणाम निकलता है कि हेमू के नेतृत्व में जो अफगान सेना थी वो पराजित होती है, और जो मुगल सेना थी जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, बैरम खां, वो मुगल सेना विजित होती है। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय होती है, मुगल सेना की विजय होती है, और पराजय किसकी होती है, अफगान सेना की पराजय होती है। यहाँ पर यही बताया गया है हेमू के बारे में। हेमू कौन थे, सूरवंश के जो शासक थे, मोहम्मद आदिल शाह उनके सुयोग्य सेनापति थे। ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे, उनमें से 22 युद्धों में विजय प्राप्त होने के कारण इनको आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। तो हमने जाना कि हेमू के बीच में और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है, अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार में लग जाते हैं, और अकबर क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, अकबर का इतना विशाल साम्राज्य था। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बाज बहादुर से, संगीत प्रेमी जो बाज बहादुर थे, उनसे उन्होंने मालवा का किला जीता। और मालवा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मालवा का क्षेत्र है। इसके अलावा चुनार का क्षेत्र और गोंडवाना का क्षेत्र भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इसी के साथ ही सुरजनहाड़ा से उन्होंने रणथंभौर का किला जीता, और रणथंभौर के किले के साथ ही उन्होंने राजा रामचंद्र से कालिंजर का किला भी विजित किया। मारवाड़ व बीकानेर के किले भी उन्होंने जीते, मारवाड़ और बीकानेर के किले जीते। साथ ही गुजरात का क्षेत्र उन्होंने मुजफ्फर शाह से और बंगाल का क्षेत्र दाऊद खां से विजित किया, और इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ आप देख पा रहे हैं राजपुताना का पूरा क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, यहाँ पर वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इन संपूर्ण क्षेत्रों पर अकबर ने अपने विजयी अभियानों के द्वारा जीत हासिल की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब बात करते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की, जिसमें से एक युद्ध तो हम देख ही चुके हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया। और किसके साथ लड़ा गया, अफगान जो सेनापति था हेमू, उसके साथ लड़ा गया, और हेमू की क्या होती है, पराजय होती है। अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है राजस्थान के इतिहास में भी और भारत के इतिहास में भी, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 18 जून 1576 में। और बच्चों किस किस के मध्य लड़ा गया था, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ी जो सेना थी, ठीक है, उसके मध्य, और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह, और उनके सहयोगी कौन थे, आसफ खां। तो इनके नेतृत्व में मुगल सेना थी, और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में क्या थी, मेवाड़ी सेना थी। युद्ध का कहा जाता है कि कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है, और जो महाराणा प्रताप हैं उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और मुगल सेना वापस चली जाती है। मुगल सेना ने विजित किए थे, वो वापस से क्या कर लिए जाते हैं, वापस से मेवाड़ी सेना के द्वारा जीत लिए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि जो युद्ध का मैदान था, हल्दी घाटी का क्षेत्र, वो कहाँ पर स्थित था। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर जो खमनौर और बलीचा के मध्य एक पहाड़ी दर्रा स्थित था, वहाँ जो हल्दी घाटी का क्षेत्र था, वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हल्दी घाटी है, राजसमंद के अंदर ये खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर उदयपुर में बलीचा गाँव है, और इन दोनों के मध्य जो पहाड़ी दर्रा था वो क्या था, हल्दी घाटी, वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये राजसमंद का क्षेत्र, ये उदयपुर का क्षेत्र, और बीच में ही क्या स्थित है, हल्दी घाटी
घाटी। तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 में यह युद्ध लड़ा गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद भी अकबर ने अपने विजयी अभियानों को जारी रखा। उन्होंने काबुल का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र, साथ ही उड़ीसा और कंधार पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये काबुल का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है और इसी के साथ ही जो उड़ीसा है और कंधार पर उन्होंने निर्णायक विजय हासिल की। इसी के साथ ही उनके समय में जो विद्रोह हुए थे, उज़्बेकों के विद्रोह और गुजरात के विद्रोह, वो भी उन्होंने कुचल दिए। तो बच्चों उज़्बेक कौन थे? उज़्बेक पुराने अमीर वर्ग थे जो कि अकबर को एक सम्राट के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो उनके समय में जो उज़्बेकों के विद्रोह होते हैं उनको उन्होंने कुचल दिया। किसके नेतृत्व में कुचला? गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में कुचला। साथ ही गुजरात के भी जो विद्रोह हुए थे उनको भी उन्होंने कुचलवा दिया। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम के द्वारा। और बाद में इसी उपलक्ष्य में अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई। बच्चों आपको विदित होगा कि जो अकबर के नवरत्न हैं उसमें भी अब्दुल रहीम खाने खाना शामिल थे और अब्दुल रहीम उन्हीं बैरम खां के पुत्र थे जो कि अकबर के संरक्षक रहे थे। यहाँ पे आप अकबर का विशाल जो साम्राज्य है वो देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जीतों के माध्यम से अपने साम्राज्य का, जो मुगल साम्राज्य था, उसका विस्तार किया। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने जो दक्षिण की विजय की उसमें किन किन क्षेत्रों को जीता। कि बच्चों जैसा कि हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद दक्षिण में 5 राज्य बनते हैं। ठीक है, 5 क्षेत्र वहाँ पर बनते हैं। तो इसमें से जो राज्य बने थे वहाँ पर खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में वो अपना एक दूत भेजते हैं, एक दूत मंडल भेजते हैं। कौन? अकबर। दक्षिण के क्षेत्र में कब भेजते हैं? 1591 ईस्वी में भेजते हैं, जिसमें से इन सभी क्षेत्रों में से जो खानदेश है वो अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है और अकबर क्या करते हैं? खानदेश का नाम बदल करके कर देते हैं धनदेश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये खानदेश है, यहाँ पे ये मालवा के पठार हैं और यहाँ दक्षिण में ये कौन सा क्षेत्र है? खानदेश का क्षेत्र है। इसी के साथ ही दक्षिण में चांद बीबी का जो प्रबल प्रतिरोध था, चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए वो अहमदनगर पर भी 1600 ईस्वी में अपनी जीत दर्ज करते हैं। यहाँ आप दक्षिण में देख पा रहे हैं बच्चों, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और ये यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर अहमदनगर स्थित है। इसी के साथ ही जो अकबर की अंतिम विजय थी वो थी असीरगढ़ की विजय। और असीरगढ़ कहाँ पर है? असीरगढ़ मध्य प्रदेश है और उन्होंने यह जीत दर्ज की थी 1601 ईस्वी में। तो हमने देखा कि उन्होंने दक्षिण के भी काफ़ी क्षेत्र विजित किए। यहाँ पे यह अहमदनगर का क्षेत्र है, यहाँ पे खानदेश है और ये जो दक्षिण विजय इन्होंने हासिल की, इसके बाद इन्होंने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। तो किसने उपाधि धारण की दक्षिण के सम्राट की? सम्राट अकबर ने धारण की। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इतना सा ध्यान रखना है कि अब तक के जितने भी मुगलकालीन शासक हुए उनमें से सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया? अकबर ने किया। उन्होंने न केवल पश्चिम के क्षेत्रों को जीता बल्कि दक्षिण में भी उन्होंने अपनी शुरुआत की और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अनेक विद्रोह हुए थे, जो उज़्बेकों के विद्रोह हुए थे, गुजरात के विद्रोह हुए थे, वो भी उनका भी उन्होंने दमन करवा दिया। यानी एक शक्तिशाली साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। अकबर की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1605 ईस्वी में और कहाँ पर होती है? आगरा के अंदर जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और अकबर का जो मकबरा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? वो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों अकबर के मकबरे को देखें तो इसकी कुछ खासियत है। यह 5 तल ऊँचा है। ठीक है, 5 तल ऊँचा होने के साथ साथ पिरामिड के आकार की इसकी आकृति है। इसके अलावा यह 4 बाग उद्यान परंपरा में बना हुआ है। कौन सी परंपरा में? 4 बाग उद्यान परंपरा में यह मकबरा निर्मित है। और इस मकबरे पर हिंदू मंदिर, बौद्ध विहारों और मुस्लिम स्थापत्य कला का भी समन्वय देखने को मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों, अब बात करते हैं अकबर के द्वारा जो कुछ धार्मिक सुधार के कार्य किए गए, उनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। इसी में ही आता है इबादत खाने की स्थापना। तो अकबर के द्वारा क्या किया गया? फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया गया। और इबादत खाना क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्होंने गोवा से कुछ पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया था, साथ ही अनेक धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया था। क्यों बुलाया था? धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अकबर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे और वो क्या करते थे? धार्मिक समरसता रखते थे, यानी सभी धर्मों का बराबर आदर करते थे। इसलिए उन्होंने धार्मिक तर्क वितर्क करने के लिए, धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए किसका निर्माण करवाया? 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम की दृष्टि से 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद क्या किया? इसके बाद इन्होंने एक नए धर्म दीन ए इलाही का परिवर्तन किया, जिसमें सभी धर्मों के अच्छी मुख्य जो बातें थी उनका समावेश किया गया।
गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के हिसाब से कि दीन ए इलाही जो धर्म था उसका परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1582 ईस्वी में किया गया। तो अगले जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो दीन ए इलाही से बनते हैं कि इस धर्म में जो सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा था वो कौन था? वो बीरबल था। बीरबल की कहानी तो सुनते हैं ना आप, अकबर और बीरबल की। तो जो बीरबल जो कि अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, वो पहले हिंदू राजा थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। इस धर्म के जो प्रधान पुरोहित थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। तो दीन ए इलाही धर्म के जो प्रधान थे वो कौन थे? जो फजल थे, अबुल फजल, वो इसके प्रधान पुरोहित थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं 1 मार्क्स के अपने यहाँ पे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही अकबर की मृत्यु हो जाती है उन्हीं के साथ यह दीन ए इलाही धर्म भी समाप्त हो जाता है। अकबर की जो और महत्वपूर्ण घटना है कि जैन मुनि हरि विजय सूरी को भी उन्होंने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो जैन मुनि थे हरि विजय सूरी, उनको किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने उन्होंने जगत गुरु की उपाधि देकर के अपने राज दरबार में संरक्षण दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक संवत भी चलाया था, इलाही संवत। ठीक है, इलाही संवत के नाम से कैलेंडर भी चलाए गए थे, कैलेंडर भी जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे? अकबर के द्वारा जारी किए गए थे। अब बात करते हैं अकबर की राजपूतों के प्रति नीति। तो अकबर ने राजपूतों के प्रति समरसता की नीति अपनाई, राजपूतों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने न केवल वैवाहिक संबंध बनाए बल्कि क्या किया? शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से राजपूतों को अपने अधीन करने की नीति भी अपनाई। यानी एक तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से और एक युद्धों के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने राजपूतों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ किए, क्योंकि राजपूत उस समय की महत्वपूर्ण शक्ति थी। तो अकबर ने क्या किया? उनके साथ समन्वय बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में अकबर के साथ जो संधि करने वाला पहला राजा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अकबर के साथ संधि करने वाला जो पहला राजा था, पहला राजपूत राजा था, वो कौन था? आमेर के कछवा राजा भारमल थे। इसके बाद आते हैं भगवान दास और फिर आते हैं राजा मान सिंह। और आपको पता होगा मान सिंह तो अकबर के जो प्रिय सेनापति थे उनमें आता था। 5000 तक की मनसबदारी उसे अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। इसी के साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो राजवंश थे उन्होंने भी क्या कर रखा था? मुगल की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। एकमात्र मेवाड़ ही ऐसा था जिसने मुगली अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है बच्चों, अकबर के कुछ और सुधार कार्य की देखते हैं। तो इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। और जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 1 नंबर का कि जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया। पता होना चाहिए कि जजिया कर किसे कहा जाता है। तो जजिया कर क्या होता था? जो मुस्लिम साम्राज्य होता था उसके अंतर्गत जो गैर मुस्लिम जनता निवास करती थी उससे यह कर वसूला जाता था। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने यह कर ही समाप्त कर दिया। वही कि धार्मिक समरसता का उन्होंने परिचय दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी जो कि शाही राजधानी भी रही थी मुगलों की, तो वहाँ पर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुजरात अभियान में उन्हें विजय हासिल की थी, तो उसकी स्मृति में उस विजय, गुजरात विजय की याद में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया। और कहाँ पर यह दरवाज़ा उन्होंने निर्मित करवाया? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत उन्होंने यह दरवाज़ा निर्मित करवाया। इसके अलावा अब एक बार बात कर लेते हैं अकबर के नवरत्नों की कि अकबर के दरबार में जो 9 खास व्यक्ति थे जिन्हें की अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल थी। तो एक बार अकबर के नवरत्नों को देख लेते हैं कौन कौन थे। अबुल फजल थे, बीरबल थे, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमायूं और फैजी, ये कुछ थे। और मान सिंह, ये जो 9 रत्न थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि मुग़ल सम्राट जो अकबर थे उनके बारे में हमने आज जो जानकारी प्राप्त की वो आप अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।